वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पावन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र पहले से अवेलेबल है चैनल पर, प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। और इंग्लिश मीडियम में हमारी ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज लगभग खत्म होने वाली है, तो आप पुराने वीडियो पुराने चैप्टर्स के देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है और कैसे डिटरमाइन होती है, उसी का ये टॉपिक है। चलते हैं हम इसके ऊपर। सबसे पहले बेसिक जानकारी, फॉरेन एक्सचेंज रेट को ही वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी कहते हैं। इस चीज को क्लियर कर लेना, फॉरेन एक्सचेंज रेट को ही वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी कहते हैं। इसका मतलब अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज होती है तो वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज होगी। और ध्यान रखना, अगर वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है ना, क्योंकि उल्टा होता है ना, इस वजह से। अब देख लेते हैं ये क्या होती है एक्सचेंज रेट। द वैल्यू ऑफ वन कंट्रीज करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर कंट्रीज करेंसी इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। सिंपल सी भाषा में बात करें तो एक देश की जो करेंसी है उसका दूसरे देश की करेंसी के रूप में जो वैल्यू होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट या एक्सचेंज रेट भी जनरली इसको कह देते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। और ये हमेशा करेंसी की डोमेस्टिक वैल्यू नहीं होती है, वो ये एक्सटर्नल वैल्यू होती है, इंटरनल वैल्यू नहीं होती डोमेस्टिक करेंसी की। इसका मतलब क्या होता है एक्सटर्नल वैल्यू का मतलब कि मान लीजिए आज है $1 इज इक्वल टू 82 रुपीज और ये $1 इज इक्वल टू मान लीजिए 90 रुपीज हो जाए, तो कायदे से तो डोमेस्टिक करेंसी में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है ना, वैल्यू में डिक्रीज हुआ है। लेकिन इसका इंपैक्ट रुपए की जो वैल्यू है इंटरनल हमारे देश में, इंडिया में, उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। केवल और केवल एक्सटर्नल वैल्यू ही चेंज होती है। इंटरनल वैल्यू अगर 10 रुपीज का आपको समोसा मिल रहा था तो अभी भी 10 रुपीज का ही मिलेगा, भले ही एक्सचेंज रेट 82.10 से 85 हो जाए। ठीक है ना, तो इंटरनल वैल्यू पर कोई इंपैक्ट नहीं होता है डोमेस्टिक करेंसी की। एक्सचेंज रेट से केवल और केवल कौन सी वैल्यू चेंज होती है, एक्सटर्नल वैल्यू चेंज होती है। ठीक, आप देख सकते हैं यहां अलग अलग देशों की करेंसीज है और उनका ट्रांजैक्शन है जो चेंज होता रहता है। अभी करंट में लगभग $1 इज इक्वल टू 82.10 रुपीज के आसपास चल रहा है, फिर ये चेंज होता रहता है ना, तो आप देख लेना। सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट में देखिए, पहला था हमने गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के बारे में बेसिक जानकारी ली, फिर हमने सेकंड ब्रेटन वुड्स सिस्टम के बारे में बेसिक जानकारी देखी, फिर हमने थर्ड फ्लेक्सिबल सिस्टम के बारे में कंप्लीट जानकारी ली, जिसमें हमने ये भी देखा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल सिस्टम, ये भी देख लिया था। ठीक है ना, और जो फ्लेक्सिबल सिस्टम के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है वही लगभग मैंने फ्लोटिंग सिस्टम के भी मान सकते हो। अब आज हम देखने वाले हैं फोर्थ टॉपिक हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम, उसके बाद हम मैनेज देखेंगे। ठीक है, तो देखिए फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम होता क्या है। इन दिस सिस्टम द एक्सचेंज रेट इज नॉट डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। सिंपल सी बात कि फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट के केस में फॉरेन करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई का कोई रोल नहीं होता है एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने में। कोई रोल नहीं है, फॉरेन करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई का कोई रोल नहीं है। किसमें रोल नहीं है, एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने में। बट इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट और द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री इंटरवीन्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। लेकिन फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट में क्या हो रहा है कि या तो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है या गवर्नमेंट के थ्रू आरबीआई इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है ना, आरबीआई गवर्नमेंट के थ्रू इंटरफेयर करता है। जब हम कहते हैं कि सरकार इंटरफेयर कर रही है तो गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, बल्कि कौन करता है, आरबीआई। लेकिन वो किसके कहने पे, किसके द्वारा, क्योंकि गवर्नमेंट ही शासन करती है, तो इसलिए गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई काम करता है। तो आप देखें तो गवर्नमेंट या आरबीआई इसमें इंटरवीन्स कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है, किसमें, एक्सचेंज रेट में, एंड डिटरमाइंस द एक्सचेंज रेट। और वही एक्सचेंज रेट को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, वही तय करते हैं कि कितनी फिक्स रहेगी एक्सचेंज रेट, फिक्स कर दी जाती है, चेंज नहीं होती उसमें। द गवर्नमेंट में सेट इट एट ए लेवल हायर और लोअर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट एज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। मान लीजिए मार्केट की फोर्सेज तो डिमांड एंड सप्लाई की कुछ और तय कर रही है कि ये होनी चाहिए रेट ऑफ एक्सचेंज, लेकिन जो आरबीआई है या तो वो उससे कम लेवल तय कर सकता है या उससे ज्यादा लेवल तय कर सकता है। तो इसी को हम फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं,
जिसमें गवर्नमेंट अपने हिसाब से या गवर्नमेंट के द्वारा आरबीआई अपने हिसाब से रेट ऑफ एक्सचेंज को एक फिक्स कर देता है, निश्चित कर देता है एक पॉइंट पे। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका डायग्राम। हम इससे पिछले वाले उसमें देख चुके हैं कि डी डॉलर, ये क्या है, डी डॉलर जो कि डिमांड कर्व है किसका, फॉरेन करेंसी का। ये एस डॉलर डिमांड कर्व है, सप्लाई कर्व, ये डिमांड कर्व नहीं, ये सप्लाई कर्व है फॉरेन करेंसी का। डॉलर का मतलब है हमने यूएस डॉलर को यहां विदेशी मुद्रा के रूप में माना है। तो डी डॉलर का मतलब डॉलर का डिमांड कर्व, एस डॉलर का मतलब डॉलर का सप्लाई कर्व, और दोनों जहां इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे इक्विलिब्रियम होता था। हमने पिछली वाली मेथड में देखा था कि कैसे हम ई पॉइंट में इक्विलिब्रियम आए, जब डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहीं इक्विलिब्रियम होता है। और ये एक्सचेंज रेट है, ये कौन सी एक्सचेंज रेट है, ये मार्केट की एक्सचेंज रेट है। ठीक है, $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज या ER, ये किसकी एक्सचेंज रेट है, मार्केट की। लेकिन हम तो कौन सी पढ़ रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब इसमें गवर्नमेंट रोल प्ले करती है। अब देखो इसमें क्या होता है, इन द फिगर द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट, हम देख सकते हैं ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में, वेयर द डिमांड कर्व फॉर फॉरेन करेंसी इंटरसेक्ट्स द सप्लाई कर्व फॉर फॉरेन करेंसी, जहां डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस कारण से यहां क्या है, इक्विलिब्रियम। इन दिस केस अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट E, द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड एज ER। तो E पॉइंट के अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट कितनी हुई, ER। सपोज कीजिए यहां पे $1 इज इक्वल टू ₹50 है। ठीक है, एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज डिटरमाइंड एज OQ, और क्वांटिटी कितनी है, OQ। ध्यान देना, ये डिमांड भी OQ है और सप्लाई भी OQ है, तभी तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब इस डायग्राम की और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बट सपोज द गवर्नमेंट वांट्स टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स, अब मान लीजिए किसी कारणवश गवर्नमेंट चाहती है कि मेरे एक्सपोर्ट बढ़ जाए, हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट बढ़ जाए, देन इट विल सेट द एक्सचेंज रेट E2। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने हिसाब से एक्सचेंज रेट को इंक्रीज करके ER से क्या कर देगी, ER2। गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है एक्सपोर्ट क्या हो जाए, इंक्रीज, और एक्सपोर्ट इंक्रीज करने के लिए उसने रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज की है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे ही रेट ऑफ एक्सचेंज ये इंक्रीज होगी, जैसे ही ये रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रही है, जो वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी भी वो भी क्या है, इंक्रीज हो रही है। अब जब जाहिर बात है, जब विदेशी जो करेंसी है, जो फॉरेन करेंसी, उनकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमसे ज्यादा माल खरीदेंगे, है ना, ज्यादा सामान खरीदेंगे, तो इसलिए हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगे। ये है कहानी, है ना, विच इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और इससे क्या होगा, एक्सचेंज रेट इंक्रीज होने से वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी, एंड एक्सपोर्ट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, और हमारे देश के जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि वो हमसे ज्यादा सामान परचेज करेंगे। बट ड्यू टू एक्सेस सप्लाई ऑफ KJ फॉरेन करेंसी, लेकिन गवर्नमेंट ने ER2 कर तो दी कि हाँ आज से ER की जगह क्या है, ER2 एक्सचेंज रेट, लेकिन आप देख रहे होंगे ER2 पे अगर आप नजर मारेंगे, अब माइक्रो में पड़ा होगा, तो इस वक्त डिमांड कितनी है, इतनी। ठीक है, क्योंकि ये डिमांड कर्व है ना, ये देखिए डिमांड कर्व, इसलिए डिमांड तो है इतनी, कितनी, यहां से लेके यहां तक, और सप्लाई कितनी है, यहां से लेके यहां तक, इस J बिंदु तक, J पॉइंट तक। तो आप देखेंगे इसका मतलब क्या हुआ, ये डिमांड है इतनी सी और सप्लाई इतनी ज्यादा है, तो इसका मतलब है ये KJ जो एरिया है, यहां से लेके यहां तक का जो एरिया है, ये है हमारी एक्सेस सप्लाई। ये क्या है, एक्सेस सप्लाई किसकी, डॉलर की। तो अब देखो क्या होता है, बट ड्यू टू एक्सेस सप्लाई ऑफ KJ फॉरेन करेंसी, तो ये KJ फॉरेन करेंसी की एक्सेस सप्लाई है, द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी मे फॉल बैक। और हम जानते हैं, हमने माइक्रो में पढ़ा है कि सप्लाई अगर किसी चीज की ज्यादा होती है तो उसकी प्राइस क्या हो जाती है, सप्लाई अगर ज्यादा हो जाती है किसी चीज की तो उसकी प्राइसेस क्या होती है, डाउन चल जाती है ना। तो ऐसे तो फॉरेन एक्सचेंज रेट वापिस से कहां आ जाएगी, ER2 से डिक्रीज होगी, ER पे आ जाएगी। तो गवर्नमेंट को यहां रोल प्ले करना पड़ेगा। क्या रोल प्ले करना पड़ेगा, देखो, टू प्रिवेंट दिस द सेंट्रल बैंक विल स्टार्ट बाइंग फॉरेन करेंसी फ्रॉम द मार्केट। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो अपना RBI है इंडिया का, वो क्या करेगा, जितनी भी एक्सेस सप्लाई है, कितनी एक्सेस सप्लाई है, KJ है ना, इस पूरी की पूरी KJ सप्लाई को गवर्नमेंट खुद परचेज कर लेगी RBI के थ्रू। और जैसे ही ये सारी की सारी सप्लाई गवर्नमेंट परचेज करेगी, रेट ऑफ एक्सचेंज ER2 ही रह जाएगी। और अगर नहीं कर पाएगी
तो वो एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना। द सेंट्रल बैंक विल स्टार्ट बाइंग फॉरेन करेंसी फ्रॉम द मार्केट एंड इन दिस वे द गवर्नमेंट इंटरवीन्स टू डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट। और इस तरह से गवर्नमेंट जो चल रही थी एक्सचेंज रेट ER, लेकिन उसको कहां तक ले जाएगी, ER2 तक। तो ये कैसे किया, गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में और एक्सेस सप्लाई को खरीद लिया और अपनी तरफ से ER2 डिटरमाइन कर दी, एक्सचेंज रेट फिक्स्ड कर दी। इसी को फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं। फिर उसके बाद देख लेते हैं हम डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन इन डोमेस्टिक करेंसी देख लेते हैं। देखिए, व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज इंटेंशनली रिड्यूस्ड, ध्यान देना, जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को इंटेंशनली, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इंटेंशनली गवर्नमेंट के द्वारा, आरबीआई के द्वारा अगर डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को रिड्यूस किया जाता है या गवर्नमेंट के द्वारा बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, इट इज कॉल्ड डिवैल्यूएशन। इसे हम डिवैल्यूएशन कहेंगे, डेप्रिसिएशन नहीं। डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन तो किसमें पढ़ा था हमने, पिछली वाली विधि में, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन। तो डिवैल्यूएशन कब होता है, जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू रिड्यूस हो, लेकिन किस कारण से, मार्केट फोर्सेस से नहीं, बल्कि गवर्नमेंट इंटेंशनली जानबूझकर जब उसको डिक्रीज करती है, रिड्यूस करती है डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को, तब हम उसे डिवैल्यूएशन कहेंगे। Whereas when the value of domestic currency is intentionally increased by the government in the form of foreign currency, it is called revaluation। और यही काम अगर डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करे गवर्नमेंट इंटेंशनली, ध्यान रखना ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं लिखोगे तो कैंसिल हो जाएगा। जब गवर्नमेंट जानबूझ के या इंटेंशनली डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करे तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रिवैल्यूएशन। ठीक है। And to do this, the central bank either sells or buys foreign currency as per the requirement। और इसके लिए सेंट्रल बैंक क्या करेगा, या तो सेल करेगा फॉरेन करेंसी को या बाय करेगा, जैसी भी कंडीशंस है। अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले इस वाले डायग्राम में कि इसमें हमने क्या किया था, जो केजे सप्लाई थी एक्सचेंज, रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज कर रहा था वो आरबीआई, तो उसके लिए उसने क्या किया, केजे के बराबर जो एक्सेस सप्लाई थी वो सारी की सारी बाय कर ली। तो ये ऊपर की साइड में क्या है, डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन क्यों कहा हमने इसको, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको जानबूझकर इंटेंशनली किया है। और जब यही काम नीचे की साइड में गवर्नमेंट करती है तो इसे रिवैल्यूएशन कहते हैं। ये मान लीजिए ER से ER2 की बजाय गवर्नमेंट क्या कर दे, ER से डिक्रीज करके क्या कर दे, ER1। इस केस में क्या होगा, ER1 के केस में क्या होगा, मान लीजिए ER1 कर दे तो गवर्नमेंट इस केस में क्या होगा, सप्लाई तो होगी ER1 से G तक, जबकि डिमांड हो जाएगी यहां तक H तक। तो इसका मतलब है ये जो एरिया है, कौन सा एरिया, देखिए ये वाला एरिया है G से लेकर H तक, ये क्या है, एक्सेस डिमांड। तो इस एक्सेस डिमांड को गवर्नमेंट क्या करेगी, सप्लाई बढ़ाकर कंप्लीट करेगी। किसकी सप्लाई, फॉरेन करेंसी को ज्यादा से ज्यादा फॉरेन मार्केट में बेचेगी, जिससे सप्लाई इंक्रीज होगी और ये डिमांड कंप्लीट हो जाएगी और एक्सचेंज रेट ER1 फिक्स हो जाएगी। इस तरीके से ये किया जाता है। तो आपने देखा दोनों ही काम इंटेंशनली है। यहां ER से ER2 इंक्रीज की थी रेट ऑफ एक्सचेंज, तो ये डिवैल्यूएशन हुआ था हमारी डोमेस्टिक करेंसी में, भूल मत जाना। और जब ER से डोमेस्टिक करेंसी ये एक्सचेंज रेट को डिक्रीज किया था ER1, तो ये रिवैल्यूएशन हुआ था किसमें, हमारी डोमेस्टिक करेंसी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो इसके मेरिट्स देख लेते हैं क्या क्या फायदे हैं। पहला, सर्टेनिटी ऑफ द मार्केट, निश्चित रूप से सर्टेनिटी है ही। इन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉरेन एक्सचेंज रेट इज ऑलवेज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, देयर बाय क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट ऑफ सर्टेनिटी फॉर ट्रांजेक्शंस इन द मार्केट। भाई गवर्नमेंट ने तय की है कि इतनी रेट ऑफ एक्सचेंज रहनी चाहिए, $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज रहेगा। तो अब मार्केट फोर्सेस कुछ भी नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया। उसका परिणाम क्या होगा कि जो ट्रांजेक्शन करने वाले लोग हैं, जो ट्रेड करने वाले लोग हैं, उनके सामने एक फिक्स रह गई कि हाँ हमको इसके ऊपर ट्रेड करना है, $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज देना है। अब उनको भय नहीं है, उनको डर नहीं है। किस बात का डर नहीं है कि यार एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गई तो मुझे लॉस हो जाएगा, या एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो गई तो दूसरे को लॉस हो जाएगा। दोनों को ही ये डर नहीं है, है ना। तो ये सर्टेनिटी है किसमें, मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज के मार्केट में। फिर है सेकंड, हेल्पफुल इन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी मेकिंग। इन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, which helps in making
स्टेबल मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी इन द कंट्री। जाहिर बात है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में एक्सचेंज रेट कौन डिटरमाइन करता है? गवर्नमेंट फिक्स करती है। तो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया तो गवर्नमेंट को पहले से ही पता है कि भैया $1 इज इक्वल टू हमने कितना फिक्स किया। उसके अनुसार गवर्नमेंट क्या कर सकती है? अपनी मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी बना सकती है और उस पर वर्क कर सकती है। उसको पता है कि मेरे को इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करनी है, डिप्रेशन कैसे कंट्रोल करनी है, ये सब है ना। फिर देखिए, द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मेक्स पॉलिसी मेकिंग इजियर। तो इससे क्या होता है? जब स्टेबिलिटी आती है फॉरेन एक्सचेंज रेट मार्केट में, फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं, तो पॉलिसी बनाना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट के लिए मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी आसान हो जाती है, बार बार चेंज नहीं करनी पड़ती। अब देखते हैं हम डीमेरिट्स ऑफ फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या इसके डीमेरिट से देख लेते हैं। पहला, लार्ज रिजर्व्स ऑफ फॉरेक्स इज रिक्वायर्ड। In a fixed exchange rate system, the exchange rate is not determined by the demand and supply forces of foreign currency. हमने देखा कि इस सिस्टम में, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में, मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई का कोई रोल नहीं होता। सारा का सारा रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का। ड्यू टू विच द गवर्नमेंट नीड्स टू कीप ए लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉर मेंटेनिंग ए सर्टेन लेवल ऑफ एक्सचेंज रेट। लेकिन इसमें क्या करना पड़ता है कि एक्सचेंज रेट मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने तो कह दिया ER से बढ़ाकर ER2 कर दो, लेकिन उसे मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत बड़ी मात्रा में अपने पास बैकअप में रखना होगा, तभी वो ऐसा काम कर सकती है। लार्ज रिजर्व की उसको जरूरत होगी। किसकी? फॉरेक्स की। सेकंड, इंटरनेशनल इमोबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी। इन द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, so speculators cannot buy and sell foreign currency to earn profit। हम जानते हैं स्पेकुलेटर्स होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, जो क्या करते हैं? डॉलर को खरीदते हैं और बेचते रहते हैं और प्रॉफिट कमाते रहते हैं, है ना। और उसी से क्या है? करेंसी भी ट्रांजेक्ट होती रहती है और उसमें क्या रहती है? उसमें मोबिलिटी रहती है। लेकिन अब इस फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या हो गया? गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी, तो अब कौन ट्रेड करेगा करेंसी का? कौन ट्रांजेक्शन करेगा? कोई नहीं करेगा, किसी को प्रॉफिट ही नहीं है। क्योंकि प्रॉफिट कब होता है? जब भाई कम में बाय करें एंड ज्यादा में सेल करें, यही तो होता है। तो इससे इंटरनेशनल इमोबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, बेसिक टॉपिक, फिक्स्ड सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। स्टूडेंट्स, मेरे 2 चैनल हैं, एक है टेकी पावन एकेडमी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब के हैं दोनों चैनल। टेकी पावन एकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट, एनपीएस, सीसीएस एनपीएस रूल्स, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एसबीआई स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, एमएस एक्सेल की मास्टर सीरीज, कंप्यूटर और मोबाइल के सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।